नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चिकित्सा ज्योतिष में कैंसर रोग, जिसे कर्क रोग भी बोलते हैं, इसके बारे में। तो कैंसर रोग का कोई विशेष कारण आज भी हमें ज्ञात नहीं है। कई दफ़ा हम इसको बोलते हैं ये विकिरण यानी रेडिएशंस के कारण होता है। कई दफ़ा हम बोलते हैं कि भाई हमारा खान पान अव्यवस्थित है, ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा समय तक प्लास्टिक में रखी हुई हैं, या बहुत ऐसे कारण हैं जैसे एक्स-रेज़ या गामा रेज़ का ज़्यादा उपयोग कैंसर का कारण बनता है। और बड़ी अजीब बात है कि कैंसर से बचने के लिए भी गामा रेडिएशंस या जो रेडियोथेरेपी होती है उनमें इसी प्रकार की रेज़ से मदद भी मिलती है। क्योंकि जब राहु ने ग्रहण लगा दिया है तो फिर राहु को ही बचना चाहिए। फिर तो क्योंकि सूर्य को वो सूर्य जैसे प्रतापी ग्रह को भी राहु ग्रह ग्रहण लगा सकता है। तो इसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या स्थिति बनती है। तो कैंसर रोग की जब कभी भी बात आएगी तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए, सबसे पहले हम राहु केतु जो धुरी है, राहु केतु एक्सिस है, उसको पकड़ते हैं। ठीक हो गया? क्योंकि ये ही एक ऐसे ग्रह हैं जो दिखते नहीं है वास्तव में, छाया है। जैसे बीमारी का कैंसर के बारे में कुछ नहीं हम कह सकते हैं कि भाई ये कैंसर हो सकता है। जैसे किसी को ट्यूमर हो गया है, वो ट्यूमर साधारण ट्यूमर हो सकता है, वो कैंसर बन सकता है। किसी को तो पता भी नहीं लगता शरीर के अंगों में बन रहा है। तो कौन कौन सी चीजें हम देख कर ये जान सकते हैं? सबसे पहली चीज ध्यान रखने हैं, राहु केतु एक्सिस में हमें जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं कुंडली के, वो कमजोर होके नहीं आने चाहिए। ठीक हो गया? राहु केतु का जो एक्सेस है, और केतु खुद भी सैड मूड में नहीं बैठने चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम केतु को अच्छा मानते हैं, यहाँ राहु हम बिठा देते हैं, यहाँ केतु बिठा देते हैं। अकेले राहु केतु बैठे हैं यहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर पता लगा ये जो यहाँ का लग्नेश है वो भी बैठा हुआ है साथ में। ठीक हो गया? और यहाँ लग्नेश के पास दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मतलब अष्टम भाव जो आयु का भाव माना जाता है। फिर पता लगा जो बीमारियों का भाव है, छठा भाव, वो भी कहीं ग्रसित है, वो भी पीड़ित है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार की चीज़ों में उसको रेडिएशन से खतरा है। और केतु के साथ आने पर हम भाई केतु के साथ हमारा लग्नेश आ रहा है, छठे भाव का स्वामी कहीं पीड़ित अवस्था में आ रहा है, आठवें भाव का स्वामी आ रहा है, तो उसको छुपी हुई बीमारियां समझ में नहीं आता, अंदर कोई ट्यूमर बन सकता है। तो कैंसर क्योंकि दोनों ही कारणों से हो सकता है, राहु भी हो सकता है कारण, केतु भी, खाली राहु है ऐसा नहीं है। ठीक हो गया? तो इसलिए कैंसर रोग को ज्योतिष में समझने से पहले पहले कैंसर रोग को समझना जरूरी है कि वो किसी विकिरण के लगातार आप पर पड़ने से, अब कोई रिसर्च में है, कोई एटॉमिक रिसर्च में वैज्ञानिक लगे हुए हैं, उन्होंने अच्छे से प्रिकॉशन नहीं लिया, तो वो किससे घिरे हुए हैं? रेडिएशन से, एक्सरे से घिरे हुए हैं, गामा रे से, अल्फा बीटा गामा। तो उनको भी कैंसर का डर है। लेकिन घर में इस प्रकार का रेडिएशन हम सामान्यतः नहीं करते हैं कि भाई हमारे आसपास होगा। लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ नहीं है घरों में। लेकिन केतु वाला पार्ट हो सकता है। ठीक हो गया? केतु यानी गुप्त रूप से शरीर में। और खान पान का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कोई ऐसी चीजें जो बहुत लंबे समय तक जैसे प्लास्टिक के संपर्क में, बहुत गर्म चीज अगर आती है खाने पीने की, तो वो कई घंटों तक पड़ा रहेगा, तो प्लास्टिक थोड़ा सा उसमें डिजोल्व हो जाता है। और फिर अगर उसको हम इंटेक करते हैं और लगातार इंटेक कर रहे हैं, एक बार में तो थोड़ा अगर मात्रा जहर की शरीर में चली जाए तो भी शरीर को कुछ नहीं होता। लेकिन अगर लगातार जहर लिया जा रहा है तो फिर तो हालात तो खराब होने ही होने। यानी शरीर का वैसे इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत माना जाता है। और खासकर 1-5-9 जो लग्न है, 1-5-9 को तो भगवान ने एक विशेष आशीर्वाद देकर भेजा हुआ है। ये जो अग्नि तत्व राशियां हैं, ये जल्दी हथियार नहीं डालती हैं। किसी भी बीमारी में हम 1-5-9 को एक स्पेशल एडवांटेज देकर भेजते हैं, 1-5-9। तो ये जल्दी हथियार नहीं डालते हैं। और जब कभी भी इस प्रकार का इन्फेक्शन आता है, फंगस आता है, गंदगी आती है, और कुछ सड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, हाइजीन संबंधी दिक्कतें हैं, तो उसमें केतु को लेते हैं। तो अगर केतु ऐसा कोई संबंध बना रहे हैं, और जल तत्व राशियां भी हमारी प्रभावित हैं, जैसे 4-8-12 ये जल तत्व राशि हैं, तो हम कह सकते हैं भाई उस घर में, उस जातक को हाइजीन की समस्या हो सकती है, फंगस
ठीक हो गया, तो उसको ये डर रहता है। तो राहु और केतु खाली ऐसा नहीं है कि भाई हम ये दोनों का विपरीत एकदम संबंध है। राहु एक जैसा नहीं लेंगे इनको कि भाई राहु केतु है तो खाली रेडिएशन, नहीं, राहु बात कर रहे हैं रेडिएशन, लेकिन केतु बात कर रहे हैं गुप्तता की। ठीक हो गया, एक प्रकार का इनका रूप कैसा है, बड़ा मटमैला माना जाता है, अपने रूप का ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, राहु को तो ये थोड़ा मतलब एग्रेसिव रूप में इस प्रकार की चीजों में रहना पसंद है। केतु अवधूत होकर, यानी लगा ईश्वर की साधना में ही है वो, लेकिन रूप का वो ध्यान नहीं रखता है। तो विशेष रूप से जब कभी भी राहु केतु अक्ष पर, राहु केतु धुरियों पर हमारे लग्नेश कहीं पीड़ित है, हमारे छठे भाव का स्वामी पीड़ित है, अष्टम भाव का स्वामी राहु केतु धुरी में पीड़ित है, तो सबसे पहला काम तो ये करें, जो भी हमारे को वर्कर्स हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनका विशेष ध्यान रखें, उनको रूटीन में बुलाएं घर पे कि भैया आप हमारे घर में विशेष सम्मान देकर बुलाएं। ठीक हो गया, कि भैया आप हमारे घर का विशेष ध्यान रखें, आग्रह से बुलाएं कि ठीक है, वो देवता समान ही देखना है, किसी का ये नहीं रखना है कि मैं उनको सैलरी देता हूं। देखिए, अगर उसने गलती की है तो दंड का अधिकारी है, लेकिन कर्म के समय सभी को देवता रूप में देखना है। ठीक हो, वो भी विधान है वो। ठीक हो गया, भाई हमें तुरंत समझना चाहिए कि भाई मैं मन से उसको देवता मानता हूं, अगर उसने गलती की है तो वो देवता ने ही विधान बनाए, दंड भी देना चाहिए उसको। ठीक हो गया, सबको, ऐसा कोई नियम नहीं है कि भाई वो तो उस पे गलती नहीं कर सकता, गलती की है तो उसको दंड भी मिलेगा, लेकिन हमारे मन में सदैव ये रहना चाहिए, ईश्वर की कृति है, मैं ईश्वर से प्यार करता हूं तो मैं इससे भी प्यार करूंगा, या कहीं इससे ही प्यार करना वास्तव में ईश्वर से प्रेम करना है। ठीक हो गया, तो ऐसा विचार रखना है हमें। तो राहु केतु फिर कभी भी किसी को अपना रौद्र रूप नहीं दिखाएंगे। ठीक हो गया, तो कभी भी ऐसा नहीं मानना है कि भाई मैं, जिसके मन में ये विचार ज्यादा आ जाता है उनको राहु केतु ज्यादा परेशान करते हैं कि भाई, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। अब यहां पर क्लीननेस से हम अलग देखें, इस साफ सफाई को हम हॉलीनेस की बात ज्यादा कर रहे हैं। भाई जैसे सामान्यतः घरों में, इसमें हम भी शामिल हैं, मैं भी इसमें शामिल हूं, हम सामान्यतः खाली किसकी बात करते हैं, क्लीननेस की बात करते हैं, यार बहुत साफ सफाई, कहता है ये पवित्र भी है। पहले हम बात करते थे, सभी हम लोग फर्श पर बैठकर खाते थे, सामूहिक रूप से हम अपने, बहुत बड़ा किचन होता था वहीं बैठकर खाते थे। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा चेंज किया, कहता भाई अभी थोड़ा कम समझ में आता है, ये नियम हमने खुद ही बनाया, कहते चलो डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं अभी, तो फिर हम उसमें भी राजी हो गए कि कोई बात नहीं। और फिर डाइनिंग टेबल भी कुछ साल चला, उसके बाद कहते हैं नहीं नहीं, ये कौन आए अब डाइनिंग टेबल पर एक साथ सभी, अभी सबके अलग अलग बेडरूम में खाना भिजवा दीजिए। फिर अभी बेडरूम में जिसमें हम रात को सोते हैं उसी में बैठकर हम खाना खाते हैं। तो ये वाला जो विधान है, ये विधान ठीक नहीं है। कोशिश करनी चाहिए कि हम उस बेड पर बैठकर ना खाएं, अलग खाएं, और शुद्ध होकर हाथ, भाई अगर हम खाली उस पर आते हैं कि सर मुझे तो साइंटिफिक चाहिए, तो समझा तो हम साइंस से भी देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। तब तक साइंस, यानी मॉडर्न साइंस जब तक वो चीज पकड़ती है, जैसे अभी हम कोरोना कोविड में तो बार बार हाथ धो रहे हैं, और यही बात आज के 5 साल 4 साल 10 साल पहले किसी को बोलते थे नॉनसेंस है, ये कुछ अक्ल नहीं है इसको, ऐसे थोड़ी होता है, खाना खाना है हाथ धोना है, ऐसे थोड़ी होता है। हम तो ईश्वर का अंश है, हम तो परमात्मा है, एकदम पवित्र है। ठीक हो गया, वैसे वो पवित्र है, लेकिन माने ये दो चीजों का अंतर हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो ये प्रोटोकॉल बने हैं, मानक प्रक्रियाएं बनी हुई हैं, ये इनसे आप ऊपर तभी उठ सकते हैं जब आप किसी के प्रति ना ईर्ष्या और ना मोह, तब आप फर्स्ट क्लास में आ जाएंगे। लेकिन अभी तो हम ईर्ष्या भी रखते हैं, मोह भी रखते हैं, फिर बात करते हैं कि सर हम तो आत्मा में ही लीन है। ये समझ में नहीं आता है कौन सी आत्मा में लीन है। ठीक हो गया, तो साफ सफाई, स्पेशली होलीनेस का बड़ा ध्यान रखना है। ठीक हो गया, जूठन कहाँ गिरी है उसका विशेष ध्यान रखना है, वो फिर हाइजीन अपने आप ही आ जाएगा। भैया मैं खा रहा हूँ, ये कहाँ, मतलब आप साइंस पढ़ लें तब समझ में आएगा, लेकिन साइंस का वो पार्ट नहीं, साइंस का बहुत डीपली आपको डेप्थ समझना पड़ेगा कि आप जहां बैठे हुए हैं वहां करीब, अगर आप किसी जगह पर 1 घंटे बैठ गए हैं तो जितनी अर्थ की पॉपुलेशन है उस लगभग उतना ही हमने वहां पर अपने डेड सेल गिरा दिए, और उसके साथ भी हम भोजन भी गिरा रहे हैं, वहां पर भोजन कर रहे हैं तो उसके, यानी इतने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चीजें गिरती हैं, और वहां पर फिर हाइजीन की समस्या तो आनी आनी है। इसलिए विशेष ध्यान रखना है, जो चीज दिख रही है साफ वो है नहीं वास्तव में। इसलिए
जो भी हमारा कपड़ा है, जो भी हमारा बेडशीट है, उसको रूटीन से हमें ध्यान देना चाहिए। इसको आइदर अल्ट्रावायलेट रेज जो सन से आ रही हैं वो प्रोटेक्टेड है, वो ध्यान रखना है। अल्ट्रावायलेट में भी जब विज्ञान की दृष्टि में आते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं भाई राहु है फिर तो वो अल्ट्रावायलेट में भी ए बी सी ऐसे 3 कैटेगरी मानी जाती है। तो राहु का जो अल्ट्रावायलेट ए है वो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, अल्ट्रावायलेट बी भी मॉडरेट लेवल पर अच्छा है, और अल्ट्रावायलेट सी खतरनाक है, फिर वो राहु का रौद्र रूप है, उससे तो हम प्रणाम ही करते हैं। यानी अल्ट्रावायलेट ए जो विटामिन डी का निर्माण करता है धूप में, वो बहुत बढ़िया है। और इसी प्रकार से अल्ट्रावायलेट बी भी हमारे लिए बहुत बढ़िया है, मॉडरेट लेवल पर है। इस प्रकार कहते हैं कोई चद्दर वगैरह रख दो वो दूर हो जाएगा। और अल्ट्रावायलेट बी के कारण हम, आपको पता है, एक सुरक्षा घेरा मिल जाता है धरती। अल्ट्रावायलेट सी, ओजोन लेयर, आपको पता है अल्ट्रावायलेट बी के कारण ही बनता है। और अगर ज्यादा पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाती है, वो हमारे लिए खतरनाक घातक हो जाता है, जो कैंसर का भी कारण बन जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि इस प्रकार की रेडिएशन कहीं भी हो, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे नेचुरल हो, उनसे बचना चाहिए। ठीक हो गया। और जैसा नियम बताया उसी नियम पर चलना है अपने को। ऐसा नहीं है कि भाई सूर्य विटामिन डी देता है तो पूरे दिन उस प्रकार से रहना है। दक्षिण जो दिशा अगर है हमारी, उसमें लगातार सूरज की धूप गिरती है तो वहां अल्ट्रावायलेट ए और बी तो कम आती है, अल्ट्रावायलेट सी ज्यादा आती है, उसमें फिर स्किन डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो ये एस्ट्रो में वास्तु वाला पार्ट है, ये भी काफी हद तक बड़ा गहन विज्ञान है। अगर इसको हम धीरे धीरे समझते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा भी क्यों दक्षिण दिशा जो मुख है मकान का, अगर वहां सूरज का धूप आती है पूरे दिन, तो अच्छा क्यों नहीं माना जाता। भाई मेरे बेडरूम में अगर पूरे दिन धूप गिर रही है और मेरा साउथ फेस है, तो वो अल्ट्रावायलेट ए बी कम देगा, अल्ट्रावायलेट सी बहुत ज्यादा देगा, जो स्किन डिजीज पैदा कर सकता है, यानी डेड सेल। इसी प्रकार के अब आप सोच रहे होंगे सर आपके किस प्रकार की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर हम अपने चैम्बर को पूरा बंद रखते हैं, हमारा कमरा 24 घंटे बंद रहता है, कोई उसमें क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, और हमने एयर कंडीशन लगा रखा है, तो उसमें भी हाइजीन की समस्या हमको पता नहीं लगता है। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि ऐसे चैम्बर को भी कम से कम 2 से 3 घंटे जरूर उसका विंडो वगैरह सब खोल देना चाहिए क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। और सनलाइट अगर आए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो यूवी बल्ब जो आते हैं, मतलब कमरे चैम्बर से बाहर जाकर अल्ट्रावायलेट बल्ब ऑन करके बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री उसको किया जाता है। ऐसे मॉडर्न साइंस में भी करते हैं। अभी थोड़ा ज़्यादा समझ में आया है जब से कोरोना आ गया है, अल्ट्रावायलेट के चैम्बर मिलते हैं, उसमें आप कुछ भी रखकर उसको बैक्टीरिया और वायरस फ्री कर लेते हैं। तो याद रखना है कि ये जो कैंसर है, कैंसर में राहु और केतु ही मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, जो इनविजिबल है। कोई भी ऐसी बीमारी शरीर में रह रही है बहुत दिनों तक, कोई ट्यूमर, कोई फूड़ा फुंसी, ये शुरुआत कहां से हुई थी? किसी हाइजीन की समस्या से, कोई गलतियों से, खान पान में शुचिता नहीं रखी, वहां से शुरू हो रही है वो। तो राहु केतु को वो दबते किससे हैं? राहु केतु गुरु से दबते हैं। अगर बृहस्पति को बहुत बली कर लेते हैं, सबसे पहले तो अपने आज्ञा में ऑबिडेंट होना चाहिए, आज्ञा में रहना चाहिए भाई, क्योंकि कहते हैं भाई सर ऐसा लगता है कैंसर हो सकता है, तो क्या करें? राहु केतु मैंने बताया तो सूर्य की पकड़ में नहीं आते हैं। गुरु चंडाल दोष इतना नहीं खराब माना जाता है जितना ज्यादा सूर्य राहु मिलन और सूर्य चंद्रमा मिलन खराब माना जाता है। वो तो दुश्मनी में भी एक शराफत रखता है। राहु, उसको पता है यार ये तो गुरु है, इसका अपन क्या बिगाड़ सकते हैं। गुरु तो खुद ही कहते हैं भाई अपने पास है नहीं कुछ ऐसा जो लूट सकता है तू, वो तो किंग है, सूर्य तो राजा है, और चंद्रमा भी फीमेल किंग है, उसके पास बहुत कुछ है, जिसको राहु तो डैकॉइट है, डाकू है, राहु तो छीन लेगा उससे। गुरु से क्या छीनेगा? गुरु के पास ज्ञान है, वो ज्ञान को दूषित ऐसा लगता है कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसा मटेरियल चीज नहीं है जिसको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है कि अपने गुरु को स्ट्रांग करना चाहिए पूरी ताकत से। फिर गुरु को अपने को समझना पड़ेगा कि वो किस गुरु की बात कर रहा है। गुरु यानी मेंटर, गुरु यानी आज्ञा। आज्ञा किसी की मानते कहते, किसी की नहीं मानते हैं, जो मन में आता है वो करते हैं, हो गया गुरु कल्याण। ठीक हो गया। तो गुरु का माने वो, किसी को तो मानना चाहिए, किसी की तो आज्ञा में रहना चाहिए। जो देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी गलती है, खाली उम्र ज्यादा है
वो गुरु बन जाए, ऐसा नहीं। वो धर्म जानता है, वो गुरु बनता है। सनक सनंदन सनत कुमार ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। उनकी उम्र बहुत कम है, उनकी उम्र वो 5-5 वर्ष के माने जाते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि हम तो बाय द बुक जाएंगे, हम बाय द मन नहीं जा सकते हैं। अगर बाय द मन जाएंगे कल फिर हो गया, बदल गया, फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए हमारा जो कहते हैं सबसे सृष्टि में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनत कुमार इन चारों को पैदा किया। उनकी ऐसा लगता है ये बालक है, लेकिन ये गुरुओं के भी गुरु हैं, ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। दिखते कैसे हैं? बालक। तो गुरु के मापदंडों में सिर्फ ज्ञान ही एक मापदंड होना चाहिए, या कहें धर्म ज्ञान, नॉट एग्जैक्टली बुद्धि कि बहुत बुद्धिमान है इसीलिए गुरु बना लें उसको। कोई जरूरी नहीं है, वो बुद्धिमान है तो उसको धर्म की जानकारी है। बुद्धि एकदम अलग विषय है भाई। चतुर बुद्धि है, मैं तो सबको जीत सकता हूं। एक कि मैं जानता हूं, लेकिन अपनी जीतने की भावना नहीं, अपने तो छोड़ने की भावना है। तो ऐसे व्यक्ति ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है। अपने तो एक मेंटर की बात करें कि अपना एक मेंटर भी नहीं ढूंढ सकते, अपने एक जिसकी आज्ञा में हम रहे, ऐसा व्यक्ति भी नहीं ढूंढ सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए लाइफ में। कहीं ढूंढेंगे कहीं तो मिलेगा ही। डेली आवाहन करते हैं आजा आजा, तो कभी तो आएगा। वो आता है, बिल्कुल आता है। कोई कहता नहीं आता तो वो गलत है। दिल से आपने कभी ऐसी कामना ही नहीं की है कि मैं आज्ञा में रहूं। तो सिर्फ एक ही इसकी तोड़ है, राहु केतु सूर्य चंद्रमा के काबू नहीं आते हैं, राहु केतु बृहस्पति के काबू में आते हैं। बृहस्पति को ऊंचा उठाएं, अपना नवम भाव पूरा बलि कर लें, फिर देखते हैं ये क्या कर सकते हैं। ऐसे चार्ट हमने देखे और आगे हम शेयर भी करेंगे उसका डिटेल, उस चार्ट का, कि जहां पर दशम भाव में 4-4 ग्रह राहु केतु एक्सिस में पीड़ित हैं। तो विवाह के 1 वर्ष के भीतर ही उनको, मतलब विवाह हुआ, उनको ट्यूमर की समस्या हो गई, बहुत सीरियस, डॉक्टर ने कहा शायद जान बचाना मुश्किल होगा। तो उनकी धर्म पत्नी भी भयभीत हो गई, उन्होंने सेपरेशन ले लिया उनसे, अलग हो गई वो कि भाई अब इनसे क्या करेंगे, अभी तो शादी हुई है मेरी। फिर उन्होंने पूरा ताकत लगा दी कि भाई मैं तो आज्ञा में ही रहूंगा। चमत्कार हो गया, अभी भी वो हैं, अभी हैं और बड़े अच्छे संपन्न जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो ये गुरु वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता है। ठीक हो गया। तो इसलिए गंगा जल है, हॉली वाटर। मैंने बोला ना, क्लीननेस की बात नहीं कर रहे, हॉलीनेस की बात कर रहे। और हॉलीनेस में सिर्फ एक ग्रह सर्वोपरि है, बृहस्पति। अपने घर के अंदर वो गंगा जल का माहौल बना दो, राहु केतु कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। उल्टा राहु केतु एक एज एडवांटेज देंगे। ठीक होगा। हमारी सभी क्लासेस को देखना जरूरी है। सिर्फ एक क्लासेस कई दफा देखने पर आदमी थोड़ा बायस्ड हो जाता है। ठीक हो गया। क्योंकि धर्म तो सभी को, सभी की जय की बात करता है। कभी राहु केतु की भी जय हमने की है, लेकिन आज हम राहु केतु से बचाव की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो राहु केतु बली हो, अच्छी बात है, लेकिन बृहस्पति जैसे ग्रह भी बली हो, ताकि उनको काबू में रखें। ठीक है। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि भाई राहु और केतु कब बड़ी समस्या पैदा करेंगे, जब हमारे लग्न लग्नेश, छठे भाव, इसके स्वामी अष्टम भाव। देखिए छठा भाव भी कई दफा चल जाता है। अष्टम भाव जो हम आयु में संकट पैदा करता, अगर ये हर प्रकार से कमजोर आ रहा है, भाई आपने लग्न से देखा कमजोर आ रहा है, आपने इसके स्वामी की नवमांश में स्थिति देखी, अगर बर्थ टाइम एक्यूरेट है वो भी कमजोर आ रहा है। फिर आपने चंद्र कुंडली से भी अष्टम भाव का निर्धारण किया, वो भी कमजोर आ रहा है। अब हमें सीरियस वरी, हम इसके बारे में गंभीर रूप से चिंता करेंगे। अब फिर हमने सर्वष्टक वर्ग बनाकर देखा, वहां भी अंक कम आ रहे हैं अष्टम भाव में। फिर हमने देखा राहु केतु, कहता हाँ राहु केतु एक्सेस में, राहु केतु धुरी में हमारा लग्नेश पीड़ित है बुरी अवस्था में। तो अपने को फिर विचार करना चाहिए। और भावों को देखकर हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से अंग पर ये अटैक कर सकते हैं, कौन से अंग पर ये प्रहार कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अंतर समझ में, राहु रेडिएशन जैसी चीजों से कैंसर प्रहार, केतु हाइजीन कह लीजिए, गुप्त रूप से खान पीन में कुछ अपवित्रता, मिक्सिंग, इस प्रकार की प्रिजर्वेटिव्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बॉडी में बार बार जा रहा है, वो केतु। ठीक हो गया। किसी भी प्रकार का विकिरण, राहु किसी प्रकार का असाध्य बीमारी, हम केतु को क्या मानते हैं, असाध्य है।
और कोई ऐसा ट्यूमर है, कोई इस प्रकार की चीज है जो जल्दी निदान नहीं हो पाता है, कोई फोड़ी फुंसी, ये सब केतु माना जाता है। ठीक है, तो दोनों में एग्रेसिव रूप किसका दिखाई देता है यहाँ? राहु का। और थोड़ा सा पोलाइट होकर, माने ये ज्यादा गुप्त है, इसको पकड़ना भी इसीलिए थोड़ा कठिन होता है। राहु वाला जो कैंसर है वो जल्दी समझ में आ जाता है, भाई ये रेडिएशन के उसमें रहा है। लेकिन केतु वाला जल्दी, भाई जैसे राहु का तो क्या है, गीगर काउंटर जैसे डिवाइसेस हैं, हम जहाँ रहते हैं अगर गीगर काउंटर से काउंटिंग करते हैं, अगर वहाँ रीडिंग बहुत ज़्यादा है जो रेडिएशन को मापने के लिए इस्तेमाल होता है, तो हम समझ में आ जाता है भाई क्यों आपको दिक्कत हो रही है। फिर हमने टेस्ट कराया तो समझ में आया हाँ भाई इन सेल्स में कुछ दिक्कत है, कैंसर हो सकता है, लेकिन पहली स्टेज में तो कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से ठीक हो जाएगा। और केतु वाला पार्ट लेकिन बहुत मुश्किल है, ये जल्दी पकड़ में नहीं आता है, ये छुप छुप कर वार करता है। फिर इसमें और क्या चीज शामिल है? शनि और मंगल द्वंद में, ये बड़े आपस में इनकी 36 का आंकड़ा है। देखिए मंगल वैसे इनकी राशि को बहुत पसंद करते हैं, मकर राशि में सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, बट शनि को मंगल का नेचर बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर शनि और मंगल 6, 8, 12 भावों में राहु केतु एक्सिस में पड़ जाए, मतलब माने शनि मंगल साथ में राहु बैठा हुआ है, और हालात तब और बिगड़ते हैं जब शनि और मंगल जैसे ग्रहों पर 1, 6, 12 की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तब विशेष रूप से हमें ध्यान देना होता है। लग्न, षष्टम, अष्टम भाव भावेश कमजोर होने पर ही आयु में संकट पैदा होगा। भाई हमने देखा राहु केतु एक्सिस पर कोई प्लैनेट ऐसे फंसे हुए हैं, लेकिन आयु में गंभीर संकट नहीं आएगा। कहता जी वो ऐसा लगा था हमें, एक ट्यूमर हुआ लेकिन वो निकल गया शरीर से, बच गया, क्योंकि 1, 6, 8 इनके भाव भावेश की स्थिति मजबूत थी। कहता आयु में कोई गंभीर संकट पैदा नहीं हुआ। फिर हमने क्या देखा? कुंडली के प्रभावित भाव कैंसर अंग की जानकारी देंगे। जैसे यहां है तो कहीं मस्तिष्क संबंधी कोई ट्यूमर है, यहां दूसरे भाव में कोई ऐसा राहु केतु एक्सिस बनता है। एक बात और याद रखना, राहु केतु को जो फेवरेट राशियां हैं वो कहीं नेगेटिवली प्रभावित है, उनका जरूर ध्यान रखना। जैसे राहु को ये अच्छा लगता है कुंभ राशि, अभी राहु की बजाय यहाँ केतु बैठा हुआ है और राहु यहाँ बैठा हुआ है, और इन्हीं में दूसरे लग्न भी बैठे हैं, छठे भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी भी द्वंद के मूड में बैठे हैं, समस्या आ जाएगी। राहु उच्च मानते हैं हम 2 नंबर राशि में, ठीक हो गया, ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर यानी वृषभ राशि में, तो इसके भी प्रभावित होने विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हम 6 नंबर में भी राहु को हेल्थी मानते हैं, और यहां पर अगर कहीं केतु बैठ जाता है, उस प्रकार के संबंध बनते हैं तो भी गड़बड़ हो जाता है। वृश्चिक, ये वृश्चिक भी एक प्रकार की बड़ी गुप्तता की बात करता है, छुप कर रहने वाला, यहां पर केतु अच्छा माना जाता है। और यहां पर अगर कहीं राहु बैठा हुआ है, अगेन अनहेल्थी मूड में है, राहु केतु एक्सिस में जो प्लैनेट फंसेगा उसको और परेशान करेंगे ये। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि राहु और केतु की जो फेवरेट राशियां हैं वो उनके एंटी तो नहीं जा रहे हैं, और अगर एंटी जा रहे हैं तभी भी कोई बात नहीं, वो 1, 6, 8 के प्लैनेट्स को प्रभावित तो नहीं कर रहे हैं। तो जो जो भावों को प्रभावित करेंगे उस प्रकार से हम बीमारियों को अंदाजा लगाते हैं। भाई पहला भाव मस्तिष्क, दूसरा भाव कोई ऐसा गले वाली समस्या है, आंख, राइट आई के आसपास कोई ऐसी समस्या बनना, और तीसरा भाव हम क्या अंदाजा लगाते हैं, ये हमारी सांस की नली में कोई ऐसी समस्या आ सकती है, गला छिल सकता है, उसके निचला आहार नल, एलिमेंट्री कैनाल से समस्या बन सकती है, वहां से वो कैंसर का रूप ले सकता है। किसी को ब्रीस्ट कैंसर है और छाती वाला हिस्सा दिक्कत कर रहा है, वहां कोई ट्यूमर है, तो चौथा भाव प्रभावित होता है। इसमें काल पुरुष की जो राशियां हैं, जो जैसे चौथे भाव में कर्क राशि पड़ रही, इसका भी जरूर ध्यान देते हैं जब कैंसर जैसी बीमारी को टटोल रहे हैं। और चतुर्थ भाव पीड़ित, तो हमने देखा कर्क राशि की स्थिति क्या है, कहता जी वो अच्छी स्थिति में है, बहुत बली होके बैठी हुई है। और लग्न की स्थिति क्या कहता जी, वो भी ठीक है, 6, 8, 12, कहता ये 6, 8 नॉट 12, 1, 6, 8 की स्थिति अच्छी है, तो कहता भी ये आपको समस्या देगा लेकिन कैंसर जैसी गंभीर समस्या नहीं देगा। ठीक हो गया, क्योंकि और ज्यादा, जितने ज्यादा डिनायल आते जाएंगे, भाई ये इसने भी डिनाय कर दिया, ये डिनाय कर दिया, तब हम गंभीरता पर बढ़ेंगे, हाँ भाई अब गंभीर समस्या बन रही है। नहीं तो कहता है एक से कहीं हमें डिनायल मिला, कोई दिक्कत नहीं है। बस जैसे मैंने बताया, इसकी तोड़ क्या है राहु केतु की, बृहस्पति, बृहस्पति को पूरा जानो आप। कहता जी बृहस्पति के दान दे दो, पता है नहीं कौन बृहस्पति, क्या बृहस्पति,
बृहस्पति का दान देना भी प्रभावित करता है, लेकिन समझे तो हम क्यों हम उसको चुन रहे हैं, क्या पीले का अर्थ क्या है, येलो लाइट क्या बताती क्या है वो आपको, ठीक है। ये हमें समझना चाहिए कि भाई येलो ही हमारा हमें एक ज्ञान की दिशा दिखाती है। जहां रेड की बात आती है उसके पास एक शौर्य है, लेकिन जो येलो है वो इस दोनों के बीच में समन्वय का काम करता है। यानी रेड और ग्रीन के बीच में जो समन्वय का काम कर रहा है वो येलो लाइट है। तो हमें ये बात सदैव ध्यान रखनी है कि येलो लाइट गुरु को रिप्रेजेंट करती है। तो क्या उसका सिग्निफिकेंस है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, वो सदैव हमें वो किसी पर ऐसा नहीं कि वो ऐसी बात करता है, राजसी कोई आदेश नहीं देता है भाई आपको मानना ही पड़ेगा, वो एक भूमिका निभाता है भाई आप, ये आपके प्रिकॉशंस है, आपको लेने चाहिए। और हमें लगता है प्रिकॉशन के क्या करने हैं, कोई ऑर्डर देने वाला हो तो हम माने उसकी, लेकिन गुरु तो वास्तव में वही होता है जो एक गाइडलाइन बता देता है भाई। क्योंकि हम तो जैसे रेड लाइट से रुक जाते हैं, हमें लगता है भाई जान का खतरा है, अभी सीधा ऑर्डर आ रहा है, येलो लाइट को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ज्यादा नहीं दे पा रहे हैं, और अगर हम येलो लाइट को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दें तो फिर रेड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। तो अपने को यह ध्यान रखना है कि येलो का क्या सिग्निफिकेंस है। वो जुपिटर की बात करता है, क्यों जुपिटर ने येलो को ही एक्वायर किया, और आज सांसारिक जीवन में इसकी क्या उसका इंपॉर्टेंस है, वो हमें ध्यान रखना चाहिए। वो सावधान रहने की बात करता है, वो आप पर कोई थोपने की बात नहीं करता है, लेकिन अपनी तो आदत ये है जब तक थोपा ना जाए तब तक नहीं रुकेंगे हम। ठीक हो गया। तो इस वर्ण का क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझाया जाए। राहु केतु के कमजोर के लिए हम क्यों गुरु की उपासना ज्यादा बढ़ा देते हैं वो समझाया जाए। और फिर इसमें हाँ, ये आपको समझ में आया। पंचम भाव में क्या देखते हैं, पंचम भाव में लीवर संबंधी कोई कैंसर की समस्या बन रहा है, और पंचम भाव वैसे स्टमक को भी बताता है। छठे भाव में अगर दिक्कत आती है तो छठे भाव में आपने वक्र या कह सकते हैं किडनी, जिसको गुर्दे भी बोलते हैं, वो प्रभावित होते हैं, उनमें संबंधी कोई दिक्कत है। और सातवें भाव में वैसे एक भाव से कई कई अंग जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा और ज्यादा सिलेक्टिव होने के लिए हमें ग्रहों को भी शामिल करना होगा, तब और ज्यादा समझ में आएगा। सातवां भाव हमारे यूटेरस गर्भाशय की बात करता है, वहां कोई ऐसी दिक्कत आ रही है, वहां कोई ट्यूमर जैसी समस्या है, तो सातवां भाव प्रभावित है। वैसे ये इसके बाद का कारक ग्रह शुक्र है, तो शुक्र की स्थिति टटोली जाती है। अष्टम भाव हमारे एनस गुदा द्वार मल द्वार की बात करता है, वहां कोई ऐसा समस्या बनती है जिससे हमें कोई ऐसी बड़ी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी जो भयावह रूप ले सकता है, वो देखा जाता है। नवम भाव हमारे जंघा जांग की बात करता है, थाई फीमर की बात करता है। ध्यान दीजिए, जांग खाली एक या थाई खाली एक वो पार्ट नहीं है बॉडी का, ये एक प्रकार का एक शौर्य भी है। जब किसी को हम चैलेंज करते हैं तो अपनी जांग पीट कर उसको चैलेंज करते हैं, हाँ तेरे अंदर दम है। तो ये जो 159 है ये एक प्रकार के शौर्य से जुड़े हुए हैं। इसीलिए मैंने बताया भी 159 जल्दी हथियार डालने वाले लग्नों में नहीं माने जाते हैं, मतलब विशेष रूप से बीमारियों के लिए भी इनका जो इम्यून सिस्टम है ये बड़ा काफी स्ट्रांग माना जाता है। इनका जो क्या WBC वाइट ब्लड जो कार्पोसेल्स हैं ये बहुत, जिसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, बहुत मजबूत माना जाता है 159 लग्नों का। और इसीलिए ये जल्दी मतलब कैंसर जैसी बीमारी में बड़े अच्छे ढंग से अगर इनके मालिक मजबूत स्थिति में बैठे हैं तो उस निदान उस रोग से निकाल लेंगे जातक को। ठीक हो गया। दशम भाव, दशम भाव क्या बताता है, कौन सा अंग? दशम भाव में हम अपने नी वाले पार्ट, घुटने वाले ऐसे कोई दिक्कत आ रही है, वहां कुछ ऐसी समस्या बन रही है, वहां कोई फोड़ा फुंसी हो गई है, वो ठीक नहीं हो रहा है, वो बताता है। 11वां भाव घुटने का निचला हिस्सा, और 12वां भाव हमारा फुट पार्ट, उसकी बात करता है। तो विशेष ध्यान रखना है कि अगर कभी राहु जैसा प्लैनेट इन भावों पर नेगेटिव मुद्रा में बैठा हुआ है तो रेडिएशन से बचाएं। केतु जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है तो हाइजीन की समस्या। ठीक हो गया। कहीं कोई चीज ऐसी रखी है वहां पानी है और सड़ गया वो चीज, उसको हम आसपास हमें पता नहीं लगता है,
जैसे मैंने बताया ना, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे 2 घंटे में कितने अर्थ की पॉपुलेशन, उससे ज्यादा हम अपने बॉडी के सेल गिरा देते हैं। ठीक हो गया। वो इसी प्रकार से हम कोई भोजन कर रहे हैं, वहां इतने पार्टिकल गिर जाते हैं, यानी वो उसको लगातार उसको सफाई चाहिए। ठीक हो गया। और मिट्टी में लेकिन एक बड़ी विशेष गुण होता है, मिट्टी में बैक्टीरिया पैदा हो जाता है और वो डिस्पोज भी हो जाता है, वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन आजकल मिट्टी हमारे आसपास है नहीं, तो क्या है, जो भी हमारा कोई भी पार्ट है, टाइल है, पक्का फर्श है, वहां पर वो डेड सेल पड़ा है, वो लेकिन डिस्पोज खत्म नहीं होगा, वो उसको खुद ही हमें साफ करना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर बीमारियां पैदा हो जाए, इसीलिए उसको बार बार साफ करने की जरूरत है। मिट्टी में तो क्या, अपने जो मिट्टी का पहले मकान की, अभी तो शायद कई लोगों को पता भी नहीं होगा कि मिट्टी के मकान, फर्श भी मिट्टी के होते थे। इतने आगे हम जा चुके हैं। जैसे मजाक में कई दफा कहते हैं कि भाई, दिल्ली एनसीआर में पूछते हैं बच्चों को कि भाई मिट्टी से क्या उगता है, कहते जी मिट्टी से तो बिल्डिंग उगती है, क्योंकि पेड़ उगता उन्होंने कभी बहुत कम देखा है, वो ऐसे माहौल में रहे हैं। तो ऐसी जाति नहीं करनी चाहिए बच्चों को कि उनको बेसिक चीजें भी टीवी पर देखकर पता लगे। कभी अपने व्यस्त समय से अब समय निकाल कर प्रकृति के साथ जीना चाहिए। जो प्रकृति के साथ है उसको फिर कोई प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। प्रकृति की पूजा ही हमारे भारतीय दर्शन का आधार माना जाता है। जब कभी भी आप चाहे हड़प्पा की बात करें, सिंधु कालीन बात करें, या महाभारत कालीन जो हमारे जीवन की बात करते हैं, हमारा कृषि प्रधान जीवन, और कृषि प्रधान जीवन जहां है वहां फिर अपने आप ही वो तो हाइजीन की बात करता है। लेकिन जहां हमने अपने आप को चैम्बर में बंद करके रखा हुआ है, वहां पर हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो राहु और केतु अटैक करने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से अंगों को हम ट्रेस आउट कर सकते हैं अलग अलग भावों के साथ। फिर इसमें हम राहु केतु की प्रिय राशियां, वो भी हमें ध्यान रखना है। राहु को सबसे ज्यादा प्रियम 11 नंबर है, और इसके सामने वाला केतु प्रिय है। और राहु उच्च राशि मानते हैं 2 नंबर में, केतु वृश्चिक में अपने आप को एंजॉय करते हैं। इनका विशेष ध्यान रखते हैं अगर ये कहीं प्रभावित हैं, और कई ग्रहों को एक साथ लेकर नेगेटिवली बैठे हुए हैं, खासकर 1, 6, 8 के स्वामी को। फिर हम जब कभी कोई ऐसा प्रश्न आता है तत्काल में, जैसे कहता है अभी इनको कैसा आ रहा है, कहता है अभी ऐसा कुंडली मजबूत आ रही है, लेकिन अभी इनका अंतरदशा जो है वो अनफेवरेबल सी दिखाई दे रही है। फिर हमने गोचर देखा, गोचर भी आपको पता है चंद्र कुंडली आधार माना जाता है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, हमने देखा यहाँ से। तो गोचर में छठा भाव कहीं ऐसा दूषित दिखाई दे रहा है, अष्टम भाव राहु केतु एक्सिस में आ रहा है, तो उसको ये कहेंगे भी थोड़ा सा अपना गुरु को समझ, गुरु की इसमें रहे, साफ सफाई का ध्यान रख, आज्ञा में रहे, शुद्धता में रहे, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया। तो हमने काफी हद तक ये चीजें समझाने का प्रयास किया। हालांकि जितनी ज्यादा इसका अध्ययन करते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमें ये निखार आता रहेगा, हम एग्जैक्ट समझ पाएंगे कि कैंसर कहाँ से शुरू होता है, कारण क्या बनता है, क्योंकि इसका कोई डेफिनेट कारण मेडिकल में भी बहुत डेफिनेट नहीं है कारण इसका, कि भाई क्या कारण हो सकता है। कई दफ़ा हम तो सामान्य जीवन जी रहे हैं, समझ में आया कि किसी किसी को आनुवंशिक भी होता है, परिवार से ही होता है। तो अगर इस प्रकार का है आनुवंशिक, तो हमें पहले ही थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ज्योतिष कभी भी भयभीत होने के लिए नहीं पढ़ते हैं, भयमुक्त होने के लिए पढ़ते हैं। अगर कभी किसी चार्ट में बैड कॉम्बिनेशन भी आता है, आनंद, किसी को ऐसा, ज्योतिष का पहला नियम है कि उसको खाली ये एक पाथ दिखाना है, भयभीत करने का अपने को कोई अधिकार नहीं है। कई बार हालांकि वो भी देखिए देवी वो होता है, वैसा बोलना पड़ता है थोड़ा सावधान करने के लिए, वो उसको भय की तरह ले लेता है, वो भय मान लेता है उसको। कई बार मैं भी बड़ा फ्रैंक होकर बोलने का प्रयास करता हूँ, और खाली इस दृष्टि से कि आप उसको और ज्यादा क्लियरली समझ पाए, लेकिन मन में इतना ज्यादा डर होता है कि मेरा थोड़ा क्लियर बोलना भी किसी पर भारी पड़ जाता है। इसलिए मन में डर नहीं रखना है, उसने जीवन दिया है, उसी का जीवन है। हम तो रेंट पे, ये बॉडी रेंट पे मेरी आत्मा ने ले रखी है, जब तक वो ऑर्डर देगा हम रहेंगे, अगर ऑर्डर ले लेगा भाई अब आपका पूरा हो गया है, अभी दूसरे में आपको शिफ्ट करते हैं।
कहना आसान है, सभी लोग कहते हैं, लेकिन अब जिद करके भी क्या है, चिंतन करना है। चिंता का क्या चिंता, अगर चिंता करेंगे तो चिंता तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जहां चिंतन आ जाता है, यही एकमात्र रास्ता है, लोक भी सुखी और परलोक भी सुखी। ठीक है, तो आप बिल्कुल ना घबराएं, जिस भी जगह है, जिस भी जीवन के साथ हम जी रहे हैं, हर हर चीज का सोल्यूशन है। ईश्वर ने बोला है, आप धैर्य पूर्वक सोचें। कहता जी मेरे हाथ नहीं है, कहता जी आपके पास पैर है, कहता जी मेरे पैर भी नहीं है, कहता जी आपके पास आपका शरीर है, आप भोजन कर सकते हैं। भाई आप हैं, मैं तो बोलता हूं अगर आप हैं तो भी ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। बस चिंतन करते रहें, चिंता ना करें। हर प्रकार से पक्का वाला, मतलब जो आपने सुना हो गजेंद्र मोक्ष की तरह, ईश्वर, सब संसार को भूल के ईश्वर को बुलाना चाहिए। नंगे पैर भागाएगा वो परमपिता परमेश्वर, लेकिन ऐसी भावना होनी चाहिए। अभी पता लगा ऊपर ऊपर देखते हैं ईश्वर को, फिर देखते हैं हाँ ये भी मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं। देखिए वो एक सांसारिक जो दायित्व है वो उसका वहन करना चाहिए, लेकिन उसका जो वेब है, वो माया जाल है, उसमें अपने को ट्रैप नहीं होना है। ठीक हो गया? राइट नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करनी है। मेरा अधिकार है तुम पर, बच्चे को बड़ा कर दिया, तुम कहीं नहीं जा सकते, मेरा अधिकार है तुम पर, ऐसा नहीं है। हमें खाली अपना कर्तव्य वहन करना है। मुझे क्या मिलना चाहिए, मेरा अधिकार दे दो। दुनिया क्यों दुखी है? इसीलिए तो दुखी है। सर मैं आपका बेटा हूं, आपकी प्रॉपर्टी पर मेरा राइट है। अरे तू अपना कर्तव्य करना, राइट है कि नहीं वो तो ईश्वर जानता है, उससे ज्यादा दे देगा। इसी प्रकार से मैं पिता हूं, मेरे बच्चों को मैंने बड़ा किया है, बोला तू मेरा बेटा है, मानना ही पड़ेगा। अरे कर्तव्य की बात कोई नहीं करता है। हाँ हमको चाहिए, मेरा राइट है तुझ पर, इसकी बात इसलिए दुखी है ना। अगर हम अपने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी जाते हैं, संवैधानिक प्रक्रिया में भी जाते हैं, दुख का कारण कहां दिखाई देता है? जहां हम बार बार मांग करते हैं, ये दे दो, ये दे दो। कर्तव्य कर लिया आपने पूरा? कर्तव्य कुछ करना नहीं है, अपने को चाहिए सब कुछ, इसीलिए दुखी है। अभी ये दे दो, अभी वो दे दो, अभी वो दे दो। अपने कर्तव्य भी करना होता है क्या? मार यहां नहीं पड़ेगी, वहां जबरदस्त पड़ेगी, तो वहां बचाने वाला भी नहीं आएगा। इसलिए अपने को आनंद लेना चाहिए, प्रकृति में जीना चाहिए। कहता जी मेरे पास कुछ नहीं है। अरे कुछ नहीं है तो फिर तू कैसे सुन रहा है, कैसे समझ रहा है? इसी का आशीर्वाद है कि मेरे पास ये बुद्धि है, मेरे पास ये सुपर कंप्यूटर भगवान में फ्री में बांट दिया आपको। मिनी कंप्यूटर की कल्पना करते हैं, सुपर कंप्यूटर उसने दे रखा है। दुनिया के सबसे अच्छे माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर आपकी बॉडी में लगे हैं, उसकी कोई वो नहीं है। कहता जी दुनिया का बेस्ट आरओ सिस्टम कहां लगा है? हमारा किडनी। दुनिया का बेस्ट पंपिंग सिस्टम, मोटर कहां लगा है? हमारा हृदय। यानी 4 वाट में, 5 वाट में एक दिन में 5000 लीटर से ज्यादा ब्लड को ऑक्सीडाइज कर देता है। आप कल्पना कर सकते हैं, हमारे घर के ऊपर पानी की टंकी रखी है 1000 लीटर की, ये 5000 लीटर से ज्यादा ब्लड को ऑक्सीडाइज कर रहा है 24 घंटे में। दुनिया के सबसे अच्छे अच्छे आपको मिले हैं, इसकी कोई इंजॉयमेंट नहीं। हाँ मतलब प्राप्ति की कोई खुशी नहीं है, जो नहीं है अपने पास, खोने का गम है सिर्फ। वो नहीं है मेरे पास, वो नहीं है मेरे पास, मेरे पास लेमोजीन नहीं है, मेरे पास रोल्स रॉयस नहीं है। कहते हैं आपके पास साइकिल है क्या? हाँ साइकिल है, उसका क्या सुख है? उसका कोई सुख नहीं है। इसलिए ध्यान रखना है कि जो है उसका धन्यवाद देना है, और आप जब धन्यवाद में आ जाएंगे तो आपको रोल्स रॉयस भी मिलेगा। ये कल्पना तो करें आप कि अपने को उससे कोई वो नहीं है, तभी आप अमीर हो जाते हैं। दरिद्र कब है? हाय दे दे यार, मुझे कोई दे दे। जहां भी अभी ये जो मैंने 2 शब्द बोले हैं ना, इनको बड़ा गंभीरता से आप सोचिएगा। जहां भी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करेंगे, वहां दरिद्रता खत्म। मेरा कर्तव्य है, मैंने कर दिया बस। नहीं नहीं मेरा राइट्स है। दान में भी ऐसे ही है, आपका भाई कर्तव्य है, कोई पीड़ित है उसको देना। आप कहते सर वापस मिलेगा क्या? वहीं गड़बड़ हो जाती है। वहां फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी से राइट्स में चले जाते हैं कि मेरा राइट है। राइट में दम्भ है, रेस्पॉन्सिबिलिटी में त्याग है, और त्याग ही सदैव जीतता है। संसार में सभी को ये बात समझा दो, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके कर्तव्यों का वहन करना, आपको संसार स्वर्ग बन जाएगा।
और सबको बोलते नहीं नहीं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, राइट्स, नरक बन जाएगा। वो नरक बनता ही जा रहा है वो राइट्स के कारण। ठीक हो गया? और सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी का वहन करने लग जाए, राइट्स की जरूरत ही किसी को नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चिकित्सा ज्योतिष के साथ साथ हम ज्योतिषीय दर्शन भी इसी प्रकार से अपने गुरुओं की मदद से आप लोगों तक पहुंचाते रहें। और जल्दी ही हमारे मेरे परमादरणीय गुरु जी हम अपने चैनल में आने वाले हैं। उनसे हमारी प्रार्थना, और मैं उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। आप लोगों से भी ये निवेदन है कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा उन वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि होली के बाद, इस होली के बाद रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें हमारे गुरुजी के साथ। जो बहुत बड़ा प्रकाश पुंज है हमारे चैनल में, उनकी वीडियो अपलोड करने वाले हैं। और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग उस पार्ट से अपने जीवन को 100% अपनी दिशा बदल पाएंगे, इसमें मुझे कोई भी लेश मात्र भी आशंका नहीं है। ऐसे व्यक्ति बड़े दुर्लभ होते हैं, उनका हमें बड़ा बेसब्री से इंतजार है अपने चैनल में। तो आप भी प्रतीक्षा करें, और प्रतीक्षा सदैव अच्छा फल देती है, धैर्य सिखाती है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।